इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। आइए नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस सप्ताह की हम शुरुआत करते हैं कुछ नए टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। ठीक है, हम रवाना हो रहे हैं साइंस की ओर। ओके, टेक ऑफ कर रहे हैं हम। चल लेट्स स्टार्ट। तो आइए आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। वैसे तो साइंस में सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि हम साइंस के ही समय में जी रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसी केमिस्ट्री की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कभी कभी एमपीपीएससी प्री में पूछ लिया जाता है, एज अ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन इन पर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं पहला वाला एक टॉपिक यदि उठाऊं तो फर्स्ट टॉपिक ले रही हूं मैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज एक बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बिकॉज हम चार्जेस के बारे में जान चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत क्या आपको बहुत अच्छे से आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन एनी एटम। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो वर्ल्ड में या यूनिवर्स में, ठीक है, और दूसरे भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी, लेक्चर होगा उसका एक। तो रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत तरह के न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये भी चार्ज पार्टिकल होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नहीं होते, इनके अलावा भी और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, बीटा पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल और होंगे। क्लियर? तो वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में या रेडियो एक्टिविटी में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जरूर। क्लियर? सबसे पहले हमारा टॉपिक था कि स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? अब देखिए, कहने का मतलब है कि लास्ट में चार्ज ही आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो टर्मिनोलॉजी है चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हमारा पार्टिकल होगा, पार्टिकल हो सकता है। पार्टिकल कैसा होना चाहिए? पार्टिकल हमारा चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। इट मीन्स या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। यदि चार्ज पार्टिकल है तो ही हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो एमपीपीएससी प्री में स्पेसिफिक चार्ज पूछा गया है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का या बहुत सारी दूसरी एग्जाम से, जहां पर यदि आप देखेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। ठीक है, बहुत सारे दूसरे पार्टिकल्स का भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मेन है। क्लियर? तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब हमारा कोई एक पार्टिकल होना चाहिए जो कैसा होना चाहिए? चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। क्लियर? स्पेसिफिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं E/m से। स्पेसिफिक चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल E/m। ओके, अब स्मॉल ई, व्हाट इज स्मॉल ई? यू नो वेरी वेल, स्मॉल ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल। चार्ज ऑफ पार्टिकल, स्मॉल ई मीन्स चार्ज ऑफ पार्टिकल। और आप m से भी फैमिलियर हैं, जो यहाँ पर फॉर्मूले में हमने m पुट किया है उससे भी आप फैमिलियर है। m का मतलब क्या पढ़ा है आपने? मास ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है बेटा। ये मैंने लिया तो यहाँ पर मैंने लिखा मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला E/m। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ
चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड देयर मास, है ना। तो हम फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलिए आइए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा यहाँ पर कि स्पेसिफिक चार्ज E/m इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास। अंडरस्टूड है कि चार्ज हम किसकी बात करें, पार्टिकल के चार्ज की बात करें। अंडरस्टूड है मास किसका है, तो पार्टिकल का मास है। ओके, अब देखिए कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया और बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है इसके कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास। क्लियर। अब स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट क्या है, पहले हम यूनिट निकालेंगे, फिर इंडिविजुअल किसी एक दो पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, चलिए, तो स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट, तो यूनिट क्या होगी, यहां पर देखते हैं हम फॉर्मूले में चार्ज डिवाइडेड बाय मास है। ठीक है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं या चार्ज को मेजर करते हैं किसमें, कूलाम में। कूलाम पढ़ा है हमने, कूलाम चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम है। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। ओके बेटा, ठीक है। नाउ मास को हम किस में लेते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन का मास लिया था, किस में लिया था, केजी में लिया था। ओके, किलोग्राम। तो मास को हम लोग केजी में मेजर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू कूलाम पर केजी। कूलाम पर केजी एक ऑब्जेक्टिव आपका यहीं पर बन जाता है। ठीक है, एमपीपीएससी प्री की बात कर रहे हैं या दूसरी एग्जाम की भी बात करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या है, कूलाम पर केजी है। ओके, आ जाइए, अब कुछ नए हम पार्टिकल के E/m की बात करते हैं। आ जाइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं नंबर 1 हमारा फेवरेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो सबसे पहला हमने लिया E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूले में हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस दोनों को डिवाइड कर देना है और यूनिट के साथ आपको लिख देना है, तो वही क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आइए, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, while mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31 kg। 9.1 into 10 to the power -31 kg हो जाएगा बेटा। अब यदि हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.76, लगभग नियरली इक्वल हम ले सकते हैं। क्या हुआ, चलिए, तो 1.76 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा बेटा, 11 कूलम पर केजी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के E/m की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी। ये सेकंड एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फेवरेट है क्योंकि E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये एक स्टार क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में यदि देखा जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं हम E/m ऑफ प्रोटॉन। ये भी दूसरी अदर एग्जामिनेशन हो जाए, बहुत सारी एमपीपीएससी के अलावा कोई सी एग्जाम हो जाए, प्री की बात करें तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस उठकर आते ही हैं और ये बेसिक होता है, सब पढ़ दे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये वो वैसा वैसा, लेकिन हमें कोई भी एक चीज़ नहीं छोड़नी है बेटा, क्योंकि हम
प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक लड़ाई नहीं जीतना है, हमें दोनों लड़ाई बहुत शानदार तरीके से जीतना है। क्लियर? तो आ जाइए E/m ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करते हैं हम, E/m ऑफ प्रोटॉन। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, वही आपको पता है, चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा यहीं पर सिमिलर चार्ज होगा 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्लियर? चलिए मास की बात करते हैं हम, मास कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होगा मास प्रोटॉन का, ये है चार्ज। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू नियरली इतनी आ सकती है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। भयंकर इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के E/m की वैल्यू। क्लियर? ठीक है, तो प्रोटॉन का जो E/m, गुड इवनिंग अनंत, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, तो E/m की वैल्यू क्या होगी 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। ओके, ठीक है, तो एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अपने आप में लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव समेटे हुए हैं, हाँ ना। तो हमें छोटी छोटी चीजें भी नहीं छोड़ना है, हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है। लर्न विद फन में पढ़िए बेटा, बिल्कुल भी अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आप मेरे सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कंप्यूटर मेमोरी है आपका, तो इसमें कचरा नहीं रखना है अपने को, ठीक है ना। चलिए, तो ये वो हमारा स्पेसिफिक चार्ज। आगे बात करते हैं हम चलिए अब आगे बात करते हैं हम। इसके बाद E/m के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आ जाइए कैथोड रेज। कैथोड रेज जाते हैं हम, कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब व्हाट इज अ कैथोड रेज? कैथोड रेज क्या है? तो जनरली कहने का मतलब है कि सबसे पहले कैथोड रेज को ही क्या किया गया, डिस्कवर्ड किया गया। आफ्टर दैट ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज होती हैं, ये इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, या ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक बीम होती है, बीम, या फिर एक बंच होती है, बंच, ठीक है। और इन्हीं कैथोड रेज पर आगे स्टडी करके जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की? यू नो वेरी वेल बेटा, आप जानते हैं कि कैथोड रेज पर स्टडी किए हुआ आगे, और आगे डिस्कवर्ड हुआ, जे थॉमसन ने किया किसको डिस्कवर? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज। ओके, आइए चलिए आते हैं हम, तो कैसे डिस्कवर हुआ कैथोड रेज? तो एक एक्सपेरिमेंट है इसका, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक्सपेरिमेंट है, जो बहुत पहले विलियम क्रुक के द्वारा किया गया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास की ट्यूब ली, ग्लास की ट्यूब, ठीक है, कुछ इस तरह की ग्लास की ट्यूब ली बेटा, ठीक है, जिसके दोनों एंड कैसे थे? जिसके दोनों एंड क्लोज्ड थे, ठीक है। ये एक ग्लास की ट्यूब है, इमेजिन करना, इमेजिन, ठीक है। मेरे हाथ में कोई ड्राफ्टर या वो नहीं है बेटा कि बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। तो यदि इसे भी आप सुंदर तरीके से देखोगे तो ये भी सुंदर दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो एक ग्लास की ट्यूब है जिसके दोनों एंड क्या है? बंद है, बंद। ओके, इस ग्लास की ट्यूब में, ठीक है ना, इस ग्लास की ट्यूब में एक और लगाया इन्होंने, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? आ जाइए, तो सबसे पहले ये बता देती हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? तो जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है ना, जब किसी कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर का मतलब इट मीन्स जिसको करंट लग सके, अपनी लैंग्वेज में, इंदौरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम, जिसको करंट लग सकता है वो कंडक्टर है, या जो अपने में से करंट को पास होने देता है वो कंडक्टर होता है ना। बात समझ में आई? मोटर गाड़ी वाला कंडक्टर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बहुत स्मार्ट है आप नहीं तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, यदि किसी कंडक्टर को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। यदि किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी के निगेटिव एंड से आपने कनेक्ट किया तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोड का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों में से किसी एंड से हम जोड़ेंगे तो वो रिलेटेड इलेक्ट्रोड बन जाता है। बात समझ में आई आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है बेटा। तो दो यहाँ पर हमने ली, कोई सी भी मेटल हो सकती है बेटा, ठीक है। मेटल में पढ़ाऊंगी आपको, सब पढ़ाऊंगी मैं आपको, A to Z, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, A to Z सब, ठीक है। तो मेटल की दो स्ट्रिप ली हम लोगों ने। आप ये थोड़ा सा इमेजिन करना, ये आपको ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेट तो है लेकिन ये खोखला है, खोखला है, यानी ये हॉलो है, हॉलो। मैंने यहाँ पर डैश नहीं बनाया, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला इलेक्ट्रोड आपका हॉलो है, खोखला है, क्लियर, ठीक है बेटा। इन दोनों को जोड़ दिया किससे, बहुत हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज देने वाले जनरेटर से। इन दोनों को जोड़ दिया, ये जोड़ा हाई वोल्टेज जनरेटर, इसको हम बोलेंगे हाई वोल्टेज जनरेटर, ठीक है। हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ दिया हमने, ये साइन होता है, बात समझ में आ रही है? ये क्या होता है, ये साइन होता है, साइन। अब मैं यहाँ पर भी छोटा बना सकती हूँ या इसको बड़ा बना सकती हूँ, कुछ ऐसा बना दिया मैंने, चलिए ठीक है। ये हाई वोल्टेज जनरेटर हो गया आपका, ये बनाया मैंने। अब देखिए ये जो मैंने साइन बनाया हाई वोल्टेज जनरेटर का, इसका मतलब है कि यदि ये छोटा वाला एंड जो होता है वो उसका निगेटिव एंड होता है, छोटा वाला जो एंड होता है वो उसका निगेटिव एंड होता है, और जो बड़ा वाला एंड होता है वो इसका पॉजिटिव एंड होता है। ये समझना बेटा, बैटरी को भी हम ऐसे ही शो करेंगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे कि यदि हमने छोटी लाइन बनाई तो वो निगेटिव एंड को शो करेगी, और यदि हमने बड़ी लाइन बनाई, बड़ी लाइन ड्रॉ किए तो पॉजिटिव एंड को शो करती है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज जनरेटर में ये छोटी वाली लाइन है जो निगेटिव एंड को शो करेगी, जबकि ये बड़ी वाली जो लाइन देख रहे हैं आप ये पॉजिटिव एंड को शो करेगी। अब देखिए जब हम हाई वोल्टेज जनरेटर के निगेटिव एंड से यदि किसी कंडक्टर को जोड़ते हैं, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये वाला भी जो हमारा कंडक्टर होगा कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके। और जब भी किसी कंडक्टर पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका कैथोड, इसको कहते हैं हम कैथोड। बात समझ में आ रही है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाइए इस बेचारे के पास आ जाते हैं हम। ओके, ये हमारे हाई वोल्टेज जनरेटर के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है। अब पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, इट मीन्स ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब किसी कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इट मीन्स वो कहलाता है एनोड, ये कहलाएगा एनोड कहलाएगा। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, हाँ, नहीं तो रॉकेट लॉन्चिंग नहीं होनी चाहिए, टिपिकल लैंग्वेज है ये कि रॉकेट लॉन्चर नहीं होनी चाहिए, पीएसएलवी इधर से जा रहा है, जीएसएलवी इधर से जा रहा है, नहीं, हमको समझ में आना चाहिए, क्लियर। चलिए, और ये जो हमारी ट्यूब है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है किससे, वैक्यूम से, ठीक है, वैक्यूम।
टू वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर न तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वैक्यूम मैंने बिल्कुल खाली, बिल्कुल जीरो, ठीक है। और फिर इसमें फिल्ड की गई क्या, कोई सी भी गैस हो सकती है, ठीक है। फिर इसमें फिल्ड किया गया कोई सी भी गैस मान लेते हैं हम, पहले वैक्यूम कर दिया, उसके बाद इसमें हमने कोई सी भी गैस, हमने नहीं, विलियम क्रुक ने कोई सी भी गैस को फिल अप कर दिया। और इसका जो प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर मेंटेन करेंगे तो यहाँ से जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर रखा गया। कैसा रखा गया, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर रखा गया। अब ये हाई वोल्टेज जनरेटर, क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हाई वोल्टेज जनरेटर तो है लेकिन वोल्टेज कितना, हमें तो डिजिट चाहिए भैया। स्मार्ट बच्चे आप मेरे, और ऑब्वियसली आना चाहिए बेटा दिमाग में, ठीक है। तो बिल्कुल सही बेटा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रखा गया है वो लगभग 10,000 वोल्ट रखा गया, 10,000 वोल्ट। V का मतलब होता है वोल्ट, वोल्टेज को नापने का यूनिट होता है ये, ठीक है। तो ये जो आपकी कैपिलरी है, ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, इसका जो कहने का मतलब है वोल्टेज रखा गया है वो 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट रखा गया है। जबकि जो प्रेशर रखा गया, हमने बोला लो प्रेशर भी है इसमें, तो लो प्रेशर कितना मैम, है ना। तो लो प्रेशर लगभग अप्रोक्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो लगभग 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, 0.01 mm ऑफ Hg, क्योंकि हम लो प्रेशर को हमेशा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में मेजर करते हैं। हायर प्रेशर, जो प्रेशर की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा होती है तो या तो उसको बार में नापा जाता है या फिर इसको एटमॉस्फेरिक यूनिट में नापा जाता है। लेकिन जब बहुत छोटे प्रेशर की बात करते हैं, बहुत लो प्रेशर की बात करते हैं, तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, यदि आपने बीपी चेक करवाया होगा, ब्लड प्रेशर चेक करवाया होगा, तो जो स्फिग्मोमैग्नोमीटर होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में ही मेजर करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वो लो प्रेशर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल लो प्रेशर रख दिया गया, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, गैस फील्ड कर दी गई, हाई वोल्टेज जनरेटर लगा दिया गया। अब क्या होगा बेटा, अब देखिए क्या होता है। अब कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही, ठीक है, हाई वोल्टेज से कनेक्टेड किया गया, यहाँ से, ठीक है, कुछ रेज निकलने लगती हैं ऐसी, और वो रेज बढ़ने लगती हैं कहाँ की ओर, आपके एनोड की ओर तेजी से। और ये कैसे पता चलेगा मैम कि रेज बढ़ रही है यहाँ पर, हाँ हमको क्या पता निकल रहा है, क्योंकि ये तो इनविजिबल है ना। तो एक्चुअली जो हमने यहाँ पर गैस डाला है बेटा, ठीक है, इसमें हम लोगों ने H2 गैस डाली है, और H2 गैस में, हाइड्रोजन गैस में कुछ फ्लोरेसेंस मटेरियल मिला दिए जाते हैं। पढ़ाऊंगी मैं आपको इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस दोनों चीज़, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है इस गैस से तो चमक पैदा करेगा वो। बात समझ में आ रही है ना। तो जब हमने इस हाइड्रोजन गैस में फ्लोरेसेंस मटेरियल मिलाकर इसमें फिल कर दिया, तो गैस को, ये जो हमारी रेज जा रही हैं, अब इस रेज में है क्या, तो इस रेज में होते हैं बेटा छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का एक बंच जो है वो अब निकलना स्टार्ट होगा, और इट इज माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड वेरी फास्टली। क्या इतना समझ में आया, ठीक है ना। तो बहुत फास्टली जो है वो कैथोड से, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का बंच निकलेगा, और बहुत फास्ट वो इलेक्ट्रॉन जो है दौड़ लगाएंगे कहां पर, एनोड की ओर। ठीक है। ये जो आपका बंच है इलेक्ट्रॉन का, जो कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब हाई वोल्टेज इसके साथ ऐड किया गया है, और जब इस ट्यूब का प्रेशर बहुत कम रखा गया है, तब ये कहलाती हैं आपकी कैथोड रेस, ठीक है। और कैथोड रेस क्यों कहा, क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड से जनरेट हो रही है, इस कारण से इसे कैथोड रेस कहा गया, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कैथोड रेस इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन अदर वर्ड्स इट इज अ बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन which is produced from the cathode,
एंड माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड। क्लियर? ठीक है, तो ये है आपकी कैथोड रेस। तो इन्फरेंस ये निकला बेटा, ठीक है, कि व्हाट इज कैथोड रेस। कैथोड रेस क्या है? तो कैथोड रेस जो है अ बीम ऑफ, हम ये बोल सकते हैं कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, a beam of electron is called as cathode rays। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी कैथोड रेज होंगी। और ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, और आगे चल के जब ये कैथोड रेज कहने का मतलब डिस्कवर्ड हुई, तो जे थॉमसन ने फिर सोचा कि ये किस पार्टिकल से मिलकर बना है ये, और ये पार्टिकल जो है वो कैथोड से तो निकल रहे हैं। कैथोड कैसा है? निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज है, और निगेटिवली चार्ज से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं जो बहुत तेजी से एनोड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट मींस निकलने वाले पार्टिकल में भी क्या होना चाहिए? निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। और ऐसे ही पार्टिकल जिनमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो कहलाए आपके इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया कि कैथोड रेस इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन अदर वर्ड्स इट इज अ बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम कैथोड एंड माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड। क्लियर? ठीक है, ये हमारा कैथोड रेस है। क्लियर? आगे बढ़े। इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी, आइए प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी की कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, कैथोड रेज यदि डिस्कवर्ड नहीं होती तो आज मेडिकल साइंस इतना उन्नत नहीं होता। अपनी मदर लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ कि इतना उन्नत नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज ने ही कहीं ना कहीं प्रोड्यूस किया है एक्सरे को, हाँ ना। तो एक्सरे किसकी देन है? एक्सरे आपकी कैथोड रेज की ही देन है। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोग। चलिए प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आ जाइए क्वालिटी की बात करते हैं। इसकी क्वालिटी की बात करते हैं, सॉरी क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी या प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्वालिटीज ऑफ कैथोड रेस, क्वालिटीज ऑफ कैथोड रेस और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट लेते हैं बेटा। क्या बोला? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, तो नंबर 1 पहला हमारा स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट डायरेक्शन, यानी कैथोड रेज सीधे कहाँ चलती है? स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, बिल्कुल सीधी सरल रेखा में चलेगी ये, हाँ ना। नंबर 2 स्ट्रेट लाइन के बाद आ जाते हैं। इट इज अ मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मैं बोल रही हूँ इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब मास, यानी ऐसे पार्टिकल जिनका मास होगा, हाँ ना। तो इट इज मेड अप ऑफ material particle। इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। और मटेरियल पार्टिकल का मतलब क्या हो? जिसका खुद का मास हो, कुछ मास हो इस यूनिवर्स में, है ना, तो वही तो कहलाएगा मटेरियल। तो कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ओके बेटा, चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। इट इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बोला कि डिफ्लेक्टेड होती है कहाँ से? तो डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे भाई, कैसे? और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? कैसे डिफ्लेक्ट होगी? कुछ समझ में नहीं आया है तो आइए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम। बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा डायग्राम बनाते हैं बेटा। डिफ्लेक्ट हो जाना। अब डिफ्लेक्ट हो जाना का मतलब क्या होता है?
विचलित हो जाना, अपने रास्ते से भटक जाना, जहां जाना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंचना। ठीक है ना, साइंस बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो आपको भी डिफ्लेक्टेड नहीं होना है, अपनी स्ट्रेट डायरेक्शन में चलते जाना है जब तक कि डीसी की पोस्ट नहीं मिल जाए, डीसी के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आइए कुछ इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर हमारी, ठीक है, क्या थी, हमने बोला डिफ्लेक्टेड होती है भाई। कौन डिफ्लेक्टेड होता है? कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड होती है। कौन डिफ्लेक्टेड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्टेड करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, आ जाइए। ठीक है, तो अभी जो मैंने बनाया था सेम वही, ये मैंने कैथोड बना दिया बेटा, अंडरस्टूड है। ये मैंने एनोड बना दिया, अंडरस्टूड है। ओके, यहाँ पर हाई वोल्टेज से जोड़ दिया, आप जानते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर है ये। ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने, वैक्यूम सब अंडरस्टूड है। ठीक है, इतना बनाने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि कैथोड रेस को आप दो एंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा फील्ड, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रिकली दो पोल चार्जेस प्रेजेंट हो, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, कैथोड रेस जारी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए देखो मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मेटल रॉड बनाए और उस मेटल रॉड को, ठीक है, कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव से। तो ये वाली रॉड हमारी पॉजिटिव हो गई, यानी ये कहने का मतलब है कि ये हमारा पॉजिटिव एंड हो गया। ठीक है, अंदर ही, और यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया ट्यूब के अंदर ही अनादर रॉड। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया किससे बेटा, इसको कनेक्ट कर दिया निगेटिव एंड से। तो ये वाली रॉड निगेटिव हो गई। तो अब देखिए ये जो दोनों हैं ये मिलकर बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिलकर बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पोल पॉजिटिव, दूसरा पोल निगेटिव, दोनों मिलकर बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसके अंदर का फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक होगा। इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे हम फिजिक्स में। ओके, चलिए आ जाइए। अब क्या होगा बेटा, चलिए ये इलेक्ट्रॉन आए, कैथोड रेज मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शा, इलेक्ट्रॉन आए 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 आए। ठीक है, अब जैसे ही एक पोल क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा पोल क्या है, निगेटिव है, और आपको पता है अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। क्लियर? अब आपको पता है कि जो कैथोड रेज है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल किस ओर अट्रैक्ट होगा, जिधर पॉजिटिव एंड होगा। ओके, ठीक है, तो पॉजिटिव एंड कहाँ है, यहाँ पर है। यानी धीरे धीरे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से ऊपर की ओर मूव करने लगेंगे, है ना। जाना कहाँ था, स्ट्रेट लाइन में जाना था कैथोड रेज को, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया, उसको डिफ्लेक्ट कर दिया अपनी ओर, यानी अपने एक एंड की ओर अट्रैक्ट कर दिया, उसको अपने रास्ते से भटका दिया, हटा दिया उसको। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी कैथोड रेज की कि इट इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ये खुद चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, और इसके जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव एंड की ओर खींचे चले जाते हैं। क्लियर? तो डिफ्लेक्टेड इन, ओके। अंशलिका मैम, कैथोड रेज डायग्राम में एक इलेक्ट्रोड हॉलो क्यों लिया था? बिल्कुल सही है बेटा, क्वेश्चन आना चाहिए, शाबाश। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शाबाशी यहीं से। ठीक है, तो हॉलो इसलिए लेते हैं हम बेटा, इधर देखिए, यदि मान लीजिए मैंने कैथोड यहाँ पर, सॉरी एनोड मैंने यहाँ पर सॉलिड ले लिया, यहाँ पर मैंने सॉलिड ले लिया, तो जो कैथोड रेज यहाँ से निकलेगी, जो इलेक्ट्रॉन का बंचेस वहाँ पर निकलेगा, ठीक है, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके थ्रू। और जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव एंड वैसे ही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो हाई वोल्टेज सप्लायर है वो डिस्टर्ब हो सकता है ना, थोड़ा बहुत तो वो वेरिएशन,
ठीक है, क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाएगा। इस कारण से हमने यहाँ पर एनोड को हॉलो लेते हैं हम, ठीक है ना, कि जितनी ज़्यादा जो आपकी क्या होगी जितनी ज़्यादा, ठीक है, कैथोड रेज होंगी वो पास हो जाएंगी और पास होने के बाद में वो इस दीवार से टकरा जाएगी और यहाँ पर यदि हमने फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा रखा है, ठीक है, तो इस एंड पर हमको बहुत ब्राइटनेस दिखेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए है ना कि यहाँ से कैथोड रेज निकल रही है, तो एनोड को हमने हॉलो रखा है ताकि कुछ कैथोड रेज जो है वो इस एनोड में से निकलकर कहाँ पर टकराए, इसकी वॉल पर टकराए और इसकी वॉल पर हमने फ्लोरेसेंस मटेरियल लगाया है तो वहाँ पर वो चमक पैदा करे या फिर वाला एंड के साथ चमकीला हो जाए। और जब ये चमकीला हो जाएगा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा आहा कैथोड रेज क्या होने लगी है, कैथोड रेज देखिए निकलने लगी है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, ठीक है। तो इस कारण से इसको हम होलो लेते हैं। क्लियर? आदर्श, आयुषी, ठीक है बेटा, ओके। और कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ ना, तो इस कारण से हम इसको हॉलो लेंगे क्योंकि बेटा देखिए ग्लास ट्यूब में आपने गैस लिए, गैस आपको दिखती नहीं है। इस रूम में एयर है, क्या आपको एयर दिखाई देती है? इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए तो भैया साइंस क्या मांगता है? साइंस तो तर्क के बेसिस पर चलता है और सिद्धांतों के बेसिस पर प्रूफ मांगता है हमेशा। तो प्रूफ हम ऐसे दे सकते हैं ना कि चलिए यहाँ से कैथोड रेज निकल रही है, इसको मुझे हॉलो लेना पड़ेगा क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि कुछ कैथोड रेज निकलकर कहाँ जाए, सामने वाली जो ट्यूब की दीवार है पीछे वाली, वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन टकरा जाए। और जब इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे तो वहाँ पर फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा हुआ है अंदर, और ये जो फ्लोरेसेंस मटेरियल है ये चमकने लगेगा, जिससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि अच्छा एट अ टाइम अब कैथोड रेज यहाँ से क्या होने लगी है, निकलने लगी है। ओके चलिए अभिषेक, लगता है ये दूसरा गोला है। ये कोई दूसरा गोला नहीं है, ये अर्थ है, ठीक है। एंड वी आर ह्यूमन बींग्स एंड यू आर सो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग, अंडरस्टैंड। ये कोई गोला नहीं है, ये अर्थ मम्मा है, अर्थ मम्मा जहां पर आप रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो चुका है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा हमारा? तो नेक्स्ट पॉइंट यदि फोर्थ पॉइंट की बात करें हम, ये आपका फिफ्थ होगा जो भी होगा, इट इज ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से तो डिफ्लेक्ट होती ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, हाँ ना। तो मैग्नेटिक फील्ड नाम की भी एक चीज होती है जो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट कर देते हैं, कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर देता है, क्या कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस एक्सरे, इट प्रोड्यूसेस एक्स-रेज, ठीक है। तो ये एक्स-रेज को प्रोड्यूस करती हैं, कैसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माँ प्रकृति, ठीक है। आ जाइए, कैसे प्रोड्यूस करती है? तो देखिए बेटा, कैथोड रेज को जब, ये आपका कैथोड रेज है, जब कैथोड रेज किसी हैवी मेटल, ठीक है, कैसी मेटल? हैवी मेटल। और हैवी मेटल क्या हो सकती है बेटा? हैवी मेटल या तो आपका टंगस्टन हो सकता है, या कॉपर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, या टंगस्टन हो सकता है, W मीन्स टंगस्टन हो सकता है, या एमो मीन्स मोलिब्डेनम हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि कॉपर, टंगस्टन, मोलिब्डेनम ये हैवी मेटल कहलाती हैं, ये भारी धातुएं कहलाती हैं। तो जब कैथोड रेज इनसे टकराती हैं
तो एक स्पेशल टाइप की रेस जो है वो जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है और उसे ही कहा जाता है एक्स रेस। ओके, तो कैथोड रेस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस यहीं पर है क्योंकि इसने एक्सरे को जन्म दिया और एक्सरे ने मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या किया है, रिवॉल्यूशन किया है। आज हर एक छोटी चीज़ एक्सरे से क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, पता चलता है। मेडिकल का ये बहुत बेसिक टूल बन गया है बेटा, ठीक है। तो इस कारण से कैथोड रेस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक्सरे प्रोड्यूस करती है। और एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होगा, तो जब कैथोड रेस किसी हेवी मेटल से टकराता है तो एक अनादर रेज निकलती है जिसे आप एक्सरे कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक्सरे में मैकेनिकल पावर होता है। नेक्स्ट 6th पॉइंट हमने लिया कि एक्सरे हैविंग मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर क्या होता है, मैकेनिकल पावर क्या होता है, कहने का मतलब है मैकेनिकल पावर का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये किया तो ये क्या हुआ, ये मैकेनिकल शॉक हुआ, है ना, धक्का मैकेनिकल शॉक, या कहने का मतलब है लगना मैकेनिकल शॉक। तो मैकेनिकल शॉक कब लगेगा, जब कोई सॉलिड चीज हो, यदि कोई पार्टिकल है, मान लीजिए बॉल है, बॉल को हमने उठाकर फेंका, ठीक है, तो वो जाकर यदि लगता है तो मैकेनिकल शॉक देता है। और मैकेनिकल शॉक उसने क्यों दिया, क्योंकि वो पार्टिकल है ना। यदि लोहे की बॉल ली, बढ़िया, हाँ, भयंकर वाला मैकेनिकल शॉक, और ये बहुत भयंकर मैकेनिकल शॉक दे देगा, है ना, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, चलिए ठीक है, तो ये आपका मैकेनिकल शॉक होगा बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब है कि जब कैथोड रेस, ठीक है, कैथोड रेस, ये ऐसे प्रूफ हो जाता है कि ये हमारी कैथोड रेस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, बंच है, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स दी एनोड, मूव कर रहा है। और यदि इसके पाथ में हम एक छोटी सी फिरकी लगा दें, फिरकी, बहुत लाइट वेट वाली फिरकी, फिरकी जानते हैं आप बेटा, आपकी कोई फिरकी नहीं ले रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल फिरकी की बात कर रहे हैं हम, फिरकी है ना, चलने वाली फिरकी, बहुत ज़्यादा हल्की, ठीक है। तो ये फिरकी क्या करने लगती है, ये रोटेट करने लगती है, ये घूमने लगती है ना। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी रेस किसी फिरकी पर पड़ेगी तो वो घूमने क्यों लगेगी, है ना, क्यों घूमने लगी, क्योंकि उस रेस में कुछ पार्टिकल होंगे, कुछ मास वाले पार्टिकल होंगे जो इस फिरकी से टकराने पर क्या कर रहे हैं, उसे गोल 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 क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है आपकी कैथोड रेस में, और हैंस प्रूफ, इससे ये प्रूफ होता है कि यदि कैथोड रेस के पाथ में कोई बहुत लाइट वेटेड आप फिरकी लगा दें तो वो क्या होने लगती है, वो मूव करने लगती है, वो घूमने लगती है। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हमारा कैथोड रेज हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज हो गया, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। जो बेसिक चीजें हैं वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। आइए, एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, जो मैंने आपसे कहा था कि ये हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ 2 मिनट का है, आपके फंडे क्लियर है बेटा, और क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। तो जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, उसका इन्फ्रेंस ये निकला कि उस एक्सपेरिमेंट से ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, है ना। ओके, तो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अजय देख लेते हैं हम लोग।
रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो रुदरफोर्ड कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा महागुरु माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपनी लाइफ में और उनका सबसे ज़्यादा कहने का मतलब है सफल एक्सपेरिमेंट कोई सा रहा है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कोई सा रहा है तो ये रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही रहा है। क्लियर? क्या किया उन्होंने देख रहे थे हम लोग। देखिए रुदरफोर्ड ने ठीक है सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड फॉइल जैसे हमारी एल्यूमिनियम फॉइल आती है। एल्यूमिनियम फॉइल जानते हैं आप कितनी पतली होती, बहुत ज़्यादा पतली होती। वैसे गोल्ड की बहुत ज़्यादा थिन फॉइल ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन फॉइल ली उन्होंने और उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल को स्प्रेड किया। एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारी क्या है, गोल्ड फॉइल, ये हमारी गोल्ड फॉइल। अब आपको पता है कि गोल्ड फॉइल है, सोने की पन्नी है। ये पन्नी अपनी कॉमन लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो सोने की पन्नी है। जैसे वर्क आते हैं मिठाई पर लगता है चांदी का वर्क लगता है, वैसे सोने का वर्क है। ओके, अब आपको पता है कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बनी है ऑब्वियसली। ठीक है ना, एलिमेंट है, गोल्ड है तो इसमें एटम तो होंगे। ठीक है, तो ये एटम से मिलकर बनी है। बिल्कुल सही है रजत, शाबाश रजत, बिल्कुल सही। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको, शाबाश, बिल्कुल सही बेटा। कोमलिका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो इसमें से कोई एक एटम को मैं बहुत ज्यादा बड़ा कर रही हूँ, है ना, एक एटम को हम जूम कर रहे हैं एक एटम को। ओके, चलिए, तो ये मैंने एक एटम को कुछ इस तरह से जूम किया। ठीक है, पहले ये पता नहीं था रुदरफोर्ड को कि सेंटर मोस्ट पोर्शन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हमें पता है तो हम बना रहे हैं अभी, है ना। चलिए ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। ओके, शाबाश रजत, शाबाश। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 बेटा जानते हैं आप बहुत अच्छे से। ओके, ये बनाया हमने, एक एटम को जूम कर दिया। फिर हमने बोला कि इस पर रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को स्प्रेड किया या उसकी बम्बार्डिंग की। अब व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? ठीक है, तो बेटा जो अल्फा पार्टिकल होते हैं बिल्कुल सही हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है और इसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, ट्वाइस He4 से, ट्वाइस He4। यू नो वेरी वेल कि ये सिंबल है हीलियम का, He मीन्स हीलियम है, दो जो 2 सामने लिखा है बेस में वो एटॉमिक नंबर होता है, बिल्कुल सही, और 4 मास होता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने पाया कि जो कुछ अल्फा होते हैं वो तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे निकल गए। भाई कोई मतलब नहीं इन लोगों को, निकल गए सीधे, ऐसे आए थे सीधे निकल गए स्ट्रेट डायरेक्शन में। स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या हो गई, ये निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए और निकलना भी चाहिए क्योंकि ये आपका यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो ये तो कहने का मतलब है ऑर्बिट के अंदर से निकल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूक्लियस तो बहुत दूर है उससे। ठीक है, फिर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ एंगल बनाकर डिफ्लेक्टेड होकर निकल गए। कुछ एंगल बनाया, कुछ अल्फा पार्टिकल ने एंगल क्रिएट किया और निकल गए, डिफ्लेक्ट होकर निकल गए, है ना। और बहुत
कम अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह से, ठीक है, कैसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल, ठीक है, कुछ सीधे सीधे आए और डिफ्लेक्ट होकर वापस अपने पाथ को ओबे करते हुए वापस निकल गए। इट मीन्स सम अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेसेस इज ओन पाथ। तो कहने का मतलब है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिवली चार्ज थे, है ना, तो ये सीधे के सीधे क्यों नहीं निकले, ये स्ट्रेट डायरेक्शन को कवर क्यों नहीं किया इन्होंने, या स्ट्रेट डायरेक्शन में सीधे आगे क्यों नहीं निकले। जरूर इनके सामने कोई सिमिलर चार्ज वाली ऐसी जगह है जिसने इसे डिफ्लेक्ट कर दिया। एंड यू नो वेरी वेल सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। ओके, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि इन द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ एटम some specific space having a positive charge who deflect the some alpha particles and these alpha particles retraces its own path। क्लियर, ठीक है। और इसे ही, बिल्कुल सही, और इसे ही रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस होता है जहां पर एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टे करता है या पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज वाली जगह को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। और जो प्लेस होता है बहुत छोटा होता है, बहुत माइन्यूट होता है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ द एटम। ओके, आगे कल समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। केबीसी नहीं है बेटा, ये अपना केबीसी है, तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना ही। अब इसके जितने क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको करवाऊंगी सारे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी और मेंस के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देख ही रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं, और भी आपको करवाऊंगी मैं। तो कल नए चैप्टर के साथ मिलते हैं हम। इसका सिर्फ 1 मिनट का पोर्शन बाकी है, वो कल हम क्लियर करेंगे। तो व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा कि स्वस्थ रहिए, अपनी देखभाल कीजिए, अपने परिवार की देखभाल कीजिए और बचते रहिए कोरोना से, क्योंकि अभी तो स्वस्थ रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी यही विशेष ईश्वर से, भगवान से, कि बहुत अच्छा आप करें अपनी लाइफ में। हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ मिलिए, नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई कीजिए और नई ऊर्जा के साथ अपना एक नया एम सेट कीजिए कि आज मुझे इतना करना है, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही आगे जाकर एक बहुत बड़ा सफल स्टेप बनाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके साथ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, एंड प्राउड ऑफ यू। आप बहुत सिंसियर बच्चे हैं, इसी सिंसियरिटी को रखना है, विथ डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, ठीक है। और आप मेरे भविष्य के क्या हैं, डिप्टी कलेक्टर और IAS ऑफिसर। थैंक यू सो मच, बाय, ठीक है सर। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।